हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सी प्रोग्रामिंग की पिछली वीडियोस में हम पढ़ के आ चुके हैं कुछ टॉपिक्स जैसे वेरिएबल, डेटा टाइप, ऑपरेटर्स, ये सभी क्या होते हैं और जो भी टॉपिक्स आपको यहाँ दिख रहे हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमको कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है इन सभी टॉपिक्स की जो हम अभी पढ़ के आ गए हैं। इसके लिए हम इस वीडियो में क्विज करेंगे इन सभी टॉपिक्स पर। क्विज के रूल्स मैं आपको बता देता हूँ। तो ये क्विज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड है। दैट मीन्स आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखेगा और उसके कुछ मल्टीपल्स ऑप्शंस होंगे। उस क्वेश्चन को पढ़ के आपको सही आंसर फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन दिखाने के बाद यहाँ पर आपको एक टाइमर दिखेगा इस जगह पर, जो कि 3 सेकंड का होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन देखने के बाद वो टाइमर चलता रहेगा और आप उस बीच में वीडियो को पॉज करके अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। टाइमर खत्म होने के बाद मैं उस क्वेश्चन का सही आंसर आपको एक्सप्लेन करूंगा और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्विज हम कैसे रन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्विज। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, हु डेवलप्ड सी लैंग्वेज एंड व्हेन। और ये आपके 4 ऑप्शंस हैं। तो मैं अब टाइमर रन करता हूं और आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। सो आई होप आपने आंसर निकाल लिया होगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो सी लैंग्वेज को डेवलप किया था डेनिस रिची ने इन 1972। एंड सेकंड ऑप्शन में आपको नाम दिख रहा है जॉर्ने स्टाउटस्ट्रॉप। ये सी प्लस प्लस लैंग्वेज के इन्वेंटर हैं। एंड लाइनेक्स टॉरवल्ड्स, इन्होंने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया था। तो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज सी लैंग्वेज इज यूज्ड इन, एंड ये आपके सभी ऑप्शन है। तो आपको इसमें बताना है कि सी लैंग्वेज कहाँ कहाँ पर यूज होती है, किस किस फील्ड में यूज होती है। So let me start the timer and you can pause the video and you can find the answer. So correct answer for this question is option D. That means C language इन सभी जगह पर यूज होती है। एम्बेडेड और IoT एप्लीकेशन में हमें रिस्पॉन्स फास्ट चाहिए होता है जब हम अपना इनपुट देते हैं, तो इसलिए भी ये IoT और एम्बेडेड एप्लीकेशन में C लैंग्वेज यूज होती है। दूसरा, सी लैंग्वेज डायरेक्टली हार्डवेयर से डील कर सकती है। इसके अंदर पॉइंटर्स जैसे कंसेप्ट हैं जो कि हार्डवेयर से डायरेक्टली डील करने में हेल्प करते हैं, तो इसलिए भी एम्बेडेड एप्लीकेशंस में सी लैंग्वेज यूज होती है। ऐसे ही कंपाइलर्स में भी यूज होती है, जैसे जीसीसी का जो मोस्टली पार्ट लिखा हुआ है वो सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ऐसे ही वेब सर्वर हो गए, अपाचे सर्वर है, तो उसका भी कुछ पार्ट सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, जो कि सिस्टम डेवलपमेंट से रिलेटेड काम होता है, वहाँ पर भी सी लैंग्वेज यूज होती है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स हैं जैसे लो लेवल फीचर्स हैं जो कि हार्डवेयर से डायरेक्टली डील कर सकते हैं और आपके परफॉर्मेंस भी फास्ट दे सकते हैं। तो ऐसी जगह पर जहाँ परफॉर्मेंस फास्ट चाहिए मोस्टली, वहाँ पर सी लैंग्वेज बहुत यूज होती है। सो लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 इज प्रोग्रामिंग इज डैश and these are the options. So your time starts now. So correct answer for this question is option B. प्रोग्रामिंग एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं ताकि वो हमारा कुछ काम कर सके, मतलब कुछ रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स जो हम उससे सॉल्व करवाना चाहते हैं वो सॉल्व कर सके। ऑप्शन ए कहता है कि प्रोग्रामिंग अब ज़्यादा यूज नहीं होती है क्योंकि सब जगह ऑटोमेशन का काम चल गया है, मतलब सब जगह ऑटोमेटेड हो गया है। तो ये तो कुछ इस तरह से हो गया जैसे आप मूवी में देखते हैं कि सब चीज़ें ऑटोमेटेड हैं, रोबोट अपना काम कर रहा है अपने आप। बट सोचने की बात है, वो रोबोट भी अपने आप कैसे काम कर रहा है? वो तो एक नॉर्मल मशीन है, एक हार्डवेयर है। उसके अंदर भी कहीं न कहीं हमने प्रोग्रामिंग की है, सॉफ्टवेयर डाला है, तभी तो वो काम कर पा रहा है रोबोट या कोई भी मशीन। तो प्रोग्रामिंग तो यूज़ होती ही है हर जगह। प्रोग्रामिंग के बिना कोई भी हार्डवेयर काम नहीं कर सकता है। ऑप्शन सी कहता है कि प्रोग्रामिंग केवल सीएससी वाले लोगों के लिए है, मतलब जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, लोग हैं, वही प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हैं। तो ऐसा नहीं है। आज इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल है, कोई भी ब्रांच के लोग हैं या कोई भी फील्ड के लोग हैं, कोडिंग तो आज बहुत ही ज़रूरी हो गई है हर फील्ड में। सो हमारा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज फुल फॉर्म ऑफ आईडीई इज। तो आपको आईडीई की फुल फॉर्म बतानी है कंप्यूटर साइंस के रिस्पेक्ट में। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। सो आईडीई की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो आईडीई बेसिकली क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं ताकि हम अपना प्रोग्राम को किसी भी लैंग्वेज में डेवलप कर सके। जैसे हम अपने सी प्रोग्रामिंग में वीएस कोड को यूज कर रहे हैं प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए, तो ऐसे ही हमारे इस आईडीई में टेक्स्ट एडिटर होता है जिस पर हम अपने प्रोग्राम्स का कोड लिख सकते हैं। प्लस उसके अंदर फैसिलिटी है कि हमारे प्रोग्राम कंपाइल हो सकते हैं, हम प्रोग्राम को रन करके आउटपुट भी देख सकते हैं।
तो अलग-अलग लैंग्वेज के लिए अलग-अलग आईडीई हैं। जैसे सी के लिए हमने कहा वीएस कोड है, हमारे पास डेव सी प्लस प्लस है। ऐसे ही जावा के लिए नेटबीन्स, एक्लिप्स ऐसे आईडीई डेवलप हो चुके हैं। और जब हम बड़ा प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं तो आईडीई हमें बहुत हेल्प करता है, क्योंकि इसके अंदर प्रोजेक्ट को मैनेज करने की बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर नॉट दी वैलिड वेरिएबल नेम्स। सो आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कौन से वेरिएबल नेम वैलिड नहीं है। So your time starts now. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई। सो दैट मीन्स इनमें से जो गलत वेरिएबल के नेम है वो है सी एंड डी। सो दैट मीन्स ये वाला वेरिएबल नेम और ये वाला वेरिएबल नेम सही है। क्यों सही है? क्योंकि हम अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं ऐसे अपने किसी भी वेरिएबल नेम में, और सबसे शुरुआत में भी हम ऐसे अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं वेरिएबल के नेम लिखने के लिए। लेकिन किसी भी डिजिट से कोई भी वेरिएबल नेम शुरू नहीं होता है, इसलिए ये ऑप्शन सी गलत है। और ये ऑप्शन क्यों गलत है? क्योंकि ये जो पूरा नेम है इसके बीच में आपने स्पेसेस यूज करी है यहाँ पर, तो स्पेसेस आप नहीं लगा सकते हैं ऐसे, आप अंडरस्कोर लगाएंगे तो ठीक है। तो इसलिए आपका ऑप्शन ई करेक्ट है। दैट मीन्स ये और ये वैलिड वेरिएबल नेम नहीं है। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में आपको बताना है, जब भी आप अपने सी प्रोग्राम को रन करते हैं अपना आउटपुट देखने के लिए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले क्या देखता है उस EXE के कोड में। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो दैट मीन्स हमारा जो सी प्रोग्राम होता है उसमें जो एंट्री पॉइंट होता है वो होता है मेन फंक्शन। और ये एंट्री पॉइंट किसके रिस्पेक्ट में है? ऑपरेटिंग सिस्टम के रिस्पेक्ट में है। मतलब जब भी हम किसी सी प्रोग्राम को कंपाइल कर लेते हैं और उसके बाद हम उस प्रोग्राम को रन करते हैं, मतलब डबल क्लिक कर देते हैं या हम आईडी में रन करते हैं, तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम उस एप्लीकेशन को, उस प्रोग्राम को चलाता है, जो EXE जनरेट होती है, तो उसमें वो आपका इस मेन फंक्शन को ही देखता है, ताकि वो आपके सी वाले कोड के अंदर जा सके। तो अगर किसी प्रोग्राम में मेन फंक्शन नहीं है तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन है हैश इंक्लूड। तो ये आपका एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है और ये कंपाइलर से पहले ही एक तरह से जो आपका प्री प्रोसेसर होता है वो इसको पढ़ लेता है। तो अगर आपको नहीं पता है कि प्री प्रोसेसर क्या होता है, तो हम आगे आने वाली वीडियो में इसको पढ़ेंगे। तो आप ये मान सकते हैं कंपाइलर से पहले ही ये हैश इंक्लूड पढ़ लिया जाता है। तो इसका कंपाइलेशन वाले फेज के बाद, यानी कि आपकी EXE में एज सच इसका कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे ही रिटर्न स्टेटमेंट, आपको पता है रिटर्न स्टेटमेंट तो मेन वाले कोड के लास्ट में लिखी जाती है, ठीक है, या किसी भी फंक्शन के लास्ट स्टेटमेंट होती है। तो इसलिए रिटर्न जीरो तो एक कोई एंट्री पॉइंट नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर कंपाइलर। तो कंपाइलर के कंटेक्स्ट में कौन सी स्टेटमेंट्स इन सभी ऑप्शन में से करेक्ट है वो आपको बताना है। तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। So correct answer for this question is option E. That means A and B ये दोनों स्टेटमेंट्स ठीक हैं। किसके रिस्पेक्ट में? कंपाइलर के रिस्पेक्ट में। तो पहली लाइन कहती है कंपाइलर ट्रांसलेट्स हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम जैसे सी प्लस प्लस जावा, उसका प्रोग्राम लो लेवल लैंग्वेज में बदलने के लिए हम कंपाइलर को यूज करते हैं। सेकंड ऑप्शन कहता है कि कंपाइलर विल चेक फॉर द सिंटैक्स एंड स्पेलिंग एरर इन योर सोर्स कोड। सो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। जब भी हम अपना कोई भी सी का प्रोग्राम भी लेट से लिखते हैं तो उसमें कोई हमने स्पेलिंग एरर कर दी है, लेट से प्रिंटफ फंक्शन लिखना है लेकिन हमने केवल प्रिंट लिख दिया है, तो वो कहेगा कि प्रिंट नाम का तो कोई फंक्शन नहीं होता है, ये आपने स्पेलिंग गलत कर दी है, शायद आप प्रिंटफ लिखना चाहते हैं। ऐसे कोई भी स्पेलिंग एरर कर देंगे तो कंपाइल करने पर प्रोग्राम आपका कंपाइलर क्या कर देगा, पहले ही उस एरर को कैच कर लेगा। ऐसे ही आपने अगर कोई सिंटैक्स एरर कर दी है, फॉर एग्जांपल आपने मेन फंक्शन लिखा और आपको कर्ली ब्रैकेट लगाने होते हैं लेकिन आपने कर्ली ब्रैकेट बिना लगाए कोड लिख दिया, तो ये आपको कंपाइलर कहेगा कि आपने सिंटैक्स गलत कर दिया है, आपको कर्ली ब्रैकेट लगाने हैं। तो कंपाइलर इस प्रोग्राम को कंपाइल करेगा ही नहीं और आपको एरर बता देगा। नेक्स्ट ऑप्शन है इट इज अ हार्डवेयर। नहीं, कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर होता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन ई सही है। दैट मीन्स ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट हेडर फाइल्स। तो यानी कि इन सभी स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, किसके रिस्पेक्ट में? हेडर फाइल्स के रिस्पेक्ट में। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Correct answer for this question is option C. That means
हेडर फाइल के अंदर होती हैं फंक्शंस की डिक्लेरेशन, मैक्रोज और डेटा टाइप की डेफिनेशंस। तो पहला ऑप्शन कहता है कि दीज फाइल्स आर मस्ट टू बी इंक्लूडेड इन दी सी प्रोग्राम। दैट मीन्स जो हेडर फाइल होती है वो हम आपको अपने प्रोग्राम में लिखनी जरूरी है। यानी कि अगर हम हेडर फाइल को इंक्लूड नहीं करेंगे तो हमारा कोई भी सी का प्रोग्राम रन नहीं हो पाएगा। तो ये एक्चुअली सही नहीं है। आप अगर बिना हेडर फाइल के भी प्रोग्राम कोई चलाते हैं तो भी चल सकता है। अब वो कैसे चल सकता है, लेट्स सी। देखिए यहाँ पर मैंने सी का एक बेसिक प्रोग्राम लिखा है, मेन फंक्शन लिखा है, रिटर्न 0 है और हमने ऐसे कोई भी और स्टेटमेंट यूज नहीं करी है। और मैंने ऊपर stdio.h हेडर फाइल इंक्लूड करी है। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो ये सक्सेसफुली रन करेगा। तो देखिए यहाँ पर मुझे कोई भी एरर नहीं आई है। ये जो भी आपको cd वगैरह दिख रहा है ये जस्ट VS कोड का कोई इंटरनल पार्ट है। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को इस हेडर फाइल के बिना चलाऊं तो देखिए अगर मैंने इसको कमेंट कर दिया इस stdio.h को, तो अब देखिए अभी भी ये प्रोग्राम रन करेगा। देखिए कोई भी कंपाइलेशन एरर नहीं आई है, मेरा सक्सेसफुली प्रोग्राम कंपाइल हुआ है। अब कोई भी आउटपुट तो नहीं आएगा क्योंकि मैंने यहाँ कुछ भी चीज प्रिंट नहीं कराई है। तो दैट मीन्स आपका एक सी का प्रोग्राम बिना हेडर फाइल के भी चल सकता है। और ये क्यों चल सकता है, लॉजिक क्या है, stdio.h मैंने क्यों लिखा है, ये इसलिए लिखा है क्योंकि printf scanf फंक्शन इसके अंदर डिक्लेयर होते हैं। तो अगर मैं printf scanf फंक्शन यूज करना चाहता हूँ तभी कंपाइलर को इस हेडर फाइल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हेडर फाइल हम तभी इंक्लूड करते हैं जब उनके अंदर के हम फंक्शंस को यूज करना चाहते हैं। अब यहाँ देखिए कोई भी मैंने printf scanf या कोई मैथमेटिकल फंक्शन जैसे पावर, abs ऐसा कुछ भी यूज नहीं किया है, तो मुझे हेडर फाइल यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ printf फंक्शन यूज करता हूँ तब मुझे इस हेडर फाइल को यूज करने की जरूरत है, तब तो ये मस्ट है, अदरवाइज कोई हमको जरूरत नहीं है। इसलिए ये ऑप्शन गलत है क्योंकि यहाँ पर इसने बोला है कि हेडर फाइल यूज करना मस्ट है। दूसरा कहता है कि हेडर फाइल में केवल फंक्शन की डिक्लेरेशन होती है, ऐसा नहीं है। इनके अलावा भी हमारे पास मैक्रो और डाटा टाइप की जो डेफिनेशंस होती हैं वो भी होती हैं। अगर आपको मैक्रो नहीं पता है तो हम इस सीरीज में आगे कवर करेंगे। बाकी जैसे अब हमारा हैश इंक्लूड होता है ऐसे ही हमारे पास हैश डिफाइन करके भी एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है और इसकी हेल्प से हम कुछ मैक्रो जैसी चीजें लिखते हैं। तो ये कुछ मैक्रोज भी हेडर फाइल के अंदर होते हैं। ऐसे ही डेटा टाइप की डेफिनेशन, जैसे आपके पास जो इंट मैक्स है या इंट मिन है, जो कि डेटा टाइप का बताते हैं कि जो इंटीजर है उसकी जो मैक्सिमम रेंज कितनी हो सकती है, मिनिमम कितनी रेंज हो सकती है, ये सब इंफॉर्मेशन भी हमारी हेडर फाइल के अंदर होती हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 9 सेज इन सभी स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपना आंसर निकाल सकते हैं। एंड लेट मी स्टार्ट द टाइमर। तो आई होप आपने आंसर निकाल लिया होगा एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। दैट मीन्स ये वाली स्टेटमेंट और सी वाली स्टेटमेंट ये दोनों करेक्ट हैं। तो हम वन बाय वन देखते हैं। पहली स्टेटमेंट कहती है टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ -18 इज दिस। तो चलिए -18 का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। सो यहाँ पर हमने 18 को बिट्स में कन्वर्ट किया है। तो ये देखिए ये आपका 1 2 4 8 एंड सो ऑन। तो ये हमारा है 16 और ये हमारा है 2, 16 + 2 18 और ये हमने 32 बिट्स में रिप्रेजेंट किया है। तो हमने डॉट डॉट लगा के 32 बिट्स मान लिया है। नाउ टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, फिर जो भी आंसर आता है उसमें हम +1 कर देते हैं। तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपको इन सभी बिट्स को फ्लिप करना है, 0 को 1, 1 को 0। तो हमने देखिए सभी बिट्स को फ्लिप कर दिया, 0 को 1 एंड 1 को 0, इस 1 को 0 एंड सो ऑन। और ये सारी जो 0 0 होंगी ये सब 1 1 1 बन जाएंगी। नाउ अब हम इसमें 1 ऐड करेंगे। तो देखिए अगर आप यहाँ +1 करते हैं तो 1 एंड 1 0 एंड देन 1 कैरी जाएगा एंड 1 एंड 0 इज 1 एंड फिर ये सभी एज सच कॉपी हो जाएगा। तो ये हमारा आया -18 जो कि 32 बिट्स में रिप्रेजेंटेड है और ये टूज कॉम्प्लीमेंट है किसका, -18 का। तो सेम आंसर हमने यहाँ पर लिखा है। तो दैट मीन्स ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इज कि b = b/16 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स ये b = b लेफ्ट शिफ्ट 4 और b = b/16 ये दोनों स्टेटमेंट्स एक जैसी हैं, यानी कि ये दोनों से हमको सेम आंसर मिलेगा। तो देखते हैं। सो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है, कोई भी जो नंबर होता है जैसे ये b है इसके बिट्स को 4 टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट कर देता है, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर देता है। एंड इसका दूसरा इंटरप्रिटेशन होता है कि ये आपके इस b को मल्टीप्लाई करता है किसी नंबर से। किससे करता है, तो इस लाइन का एक्चुअल मतलब होता है b = b मल्टीप्लाई 2 टू द पावर जितना आपने यहाँ शिफ्ट लिखा है। तो अगर आपने 4 लिखा है तो इसका मतलब है b को 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो फॉर एग्जाम्पल b की वैल्यू
लेट्स से 32 है, तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, b इक्वल टू 32/16, दैट मीन्स 2। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिला 2, तो अगर आप 32 यहाँ पर रखें तो क्या मिलेगा, सो दैट मीन्स b इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 4। तो ये तो आपको पता है कि 32 को अगर आप 2 की पावर 4 यानी कि 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 2 तो नहीं मिलेगा, कुछ और ही मिलेगा। तो दैट मीन्स ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्विवेलेंट नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। लेकिन अगर आप इसको ऐसे लिखते b इक्वल टू बी राइट शिफ्ट 4, तो ये ऑप्शन ठीक होता। क्यों? क्योंकि इसका मतलब होता है b इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 4। राइट शिफ्ट आपका क्या करता है, डिवाइड के इक्विवेलेंट होता है, तो ये होता है b/16। तो इससे आपको ये मिला और ये वाली लाइन भी यही कह रही है। तो अगर यहाँ पर राइट शिफ्ट ऑपरेटर होता तब ये लाइन ठीक होती, लेकिन अभी ये गलत है। नाउ नेक्स्ट कहता है कि आप इस लाइन को ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको पता है कि ये जो ऑपरेटर है ये क्या है, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो एक्चुअल में इस लाइन को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ये सी में वैलिड है। तो अगर यहाँ पर और यहाँ पर सेम वेरिएबल है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए आपका ये ऑप्शन भी करेक्ट है। इसलिए आपका ए एंड सी दोनों करेक्ट हैं। तो फाइनली आपका ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको इसमें बताना है कि x के अंदर क्या स्टोर होगा जब हम ये लाइन लिखते हैं, स्काई वैल्यू ऑफ h या कैरेक्टर x या h विद सिंगल इन्वर्टेड कॉमास या a and b both are correct. So you can find the answer and your time starts now. So correct answer for this question is option A. That means char x equal to h लिखने से x के अंदर h की स्काई वैल्यू स्टोर होती है। तो हर एक कैरेक्टर की c में एक इंटीजर वैल्यू होती है जिसको हम स्काई वैल्यू बोलते हैं, जैसे स्मॉल a की 97, स्मॉल b की 98 एंड सो ऑन। तो स्मॉल h की हो जाएगी 104। तो जब भी हम ऐसे लिखते हैं तो मेमोरी में क्या होता है, जो भी x वेरिएबल है उसके अंदर 104 स्टोर होता है, करेक्ट, यानी स्काई वैल्यू h की स्टोर हो जाएगी। और अगर आप इसके बाद प्रिंटफ परसेंटाइल d से इस x को प्रिंट कराते हैं तो आपको आंसर आएगा 104। और अगर आप इस x को परसेंटाइल c से प्रिंट कराते हैं यहाँ पर, तो आपको जो भी 104 के कॉरेस्पॉन्डिंग कैरेक्टर है वो क्या है, h, तो h मिल जाएगा। तो मेमोरी में एक्चुअल में 104 की जो इंटीजर वैल्यू होती है वो स्टोर होती है। और ये कॉमन सेंस की भी बात है, हमें पता है कि मेमोरी में आपके नंबर्स स्टोर होते हैं, यानी कि 0 1 स्टोर होते हैं। तो यानी कि जो भी h का बाइनरी कन्वर्जन करने के बाद आपको मिलता है, बाइनरी कन्वर्जन करने के लिए आपको इसका इंटीजर वैल्यू लिखना पड़ेगा और जो भी इसका 104 का बाइनरी कन्वर्जन होगा वो स्टोर होगा। बेसिकली आपका 104 स्टोर होता है जब भी आप ये लाइन लिखते हैं। नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या करना है, आपको बताना है कि जो ये कोड दिया गया है इसमें a और b की क्या वैल्यू आएंगी जब हम इन दोनों लाइन को एग्जीक्यूट करते हैं C में। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज A की वैल्यू है 5 और B की वैल्यू आपकी आएगी 0। A दिया गया है 5 एंड B में अभी हमें यहाँ से वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए आपका ये ब्रैकेट है, एंड है एंड प्लस प्लस है। तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस तो आपके इस ब्रैकेट की होती है, तो आपको इसको सबसे पहले इवैल्यूएट करना पड़ेगा। जब यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा फिर आपको ये चेक करना पड़ेगा, फिर आप एंड ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। लेकिन आपको एक चीज़ पता है कि जो एंड ऑपरेटर होता है और आपका लॉजिकल और होता है, ये दोनों ऑपरेटर में शॉर्ट सर्किटिंग कंसेप्ट अप्लाई होता है। तो एंड ऑपरेटर बेसिकली क्या कहता है कि अगर उसको इस वाली साइड से, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड से अगर टोटल आंसर फॉल्स मिलता है तो वो इस वाले स्टेटमेंट को यानी राइट हैंड साइड वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कभी करता ही नहीं है, उसके पास जाता ही नहीं है और फाइनली आपको आंसर दे देगा 0, क्योंकि यहाँ से फॉल्स आया, फॉल्स एंड कुछ भी हो उसके आगे फॉल्स ही मिलेगा। तो इसे बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। अब और में कैसे होती है शॉर्ट सर्किटिंग, और कहता है कि अगर मुझे यहाँ से इस लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रू मिल जाता है तो मैं आगे नहीं जाऊँगा। क्यों नहीं जाऊँगा? क्योंकि अगर यहाँ ट्रू मिल गया उसके बाद अगर उसे इस वाली साइड से ट्रू मिले या फॉल्स मिले उससे उसको फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ट्रू और करें, यहाँ पर ट्रू मिला तो भी आपको ट्रू मिलेगा और यहाँ पर अगर फॉल्स मिला तो भी आपको ट्रू और फॉल्स ट्रू ही मिलेगा। इसे बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग, मतलब बीच में ही सर्किट टूट गया है। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ देखिए 7 + 6 होगा पहले, फिर 13 हो जाएगा, 13 - 13 0 आ जाएगा और 0 मतलब फॉल्स। तो एंड को इधर फॉल्स मिल गया,
इसलिए वो ये प्लस प्लस ए पर कभी जाएगा ही नहीं। दैट मीन्स ए की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं होगी। तो फॉल्स एंड कुछ भी होगा वो टोटल का आंसर बोल देगा फॉल्स, और बी में आपका जीरो आ जाएगा। बी में बेसिकली जीरो आएगा। तो ए में आया 5 एंड बी में आया 0। तो ए की वैल्यू हमारी इंक्रीमेंट नहीं हो पाई, ए की वैल्यू 6 नहीं हो पाएगी। किसके कारण? शॉर्ट सर्किटिंग के कारण। तो शॉर्ट सर्किटिंग बेसिकली एक कंपाइलर का एक तरीका है ऑप्टिमाइज करने का आपके कोड को। कंपाइलेशन के समय कंपाइलर इस प्रोग्राम को ऑप्टिमाइज कर देगा ये शॉर्ट सर्किटिंग कंसेप्ट अप्लाई करके। तो अगर यहाँ पर और ऑपरेटर होता तो इसका क्या आंसर आता? तो यहाँ से आपको 0 मिलता। अब ये और ऑपरेटर कहता है अगर 0 मिला यानी फॉल्स मिला है तो उस केस में तो ये आगे जाता है। उस केस में शॉर्ट सर्किटिंग कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता है और के केस में। तो उस केस में क्या होता? और आगे जाता और ये प्लस प्लस ए कर देता और ए की वैल्यू को वो 6 कर देता, और यहाँ पर ए की वैल्यू 6 हो जाती। यहाँ पर 6 को क्या ट्रीट किया जाता? एज अ ट्रू वैल्यू, तो ट्रू हो जाता। उस केस में फॉल्स और ट्रू आपका ट्रू बोल देता। तो बी की वैल्यू फिर आ जाती 1, यानी कि ए की वैल्यू 6 आती और बी की वैल्यू 1 आती। कब? जब यहाँ पर और ऑपरेटर अप्लाई किया होता। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 12 इज, ये आपको एक्सप्रेशन दी गई है और इस ए में इसका आंसर स्टोर होना है और आपको बोला गया है कि शॉर्ट इंट 2 बाइट्स का है। आपको बताना है कि ए में फाइनली क्या वैल्यू आएगी इन ऑप्शंस में से। सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। And correct answer is option D. That means -32768 इस ए के अंदर स्टोर होगा। तो हो सकता है आप में से कईयों ने ऑप्शन ए बताया हो कि करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन डी करेक्ट है। तो समझते हैं ये ऑप्शन डी क्यों करेक्ट है। तो जैसा आपको यहाँ दिया गया है कि शॉर्ट इन 2 बाइट्स का है। 2 बाइट्स को अगर हम बिट्स में बदलें तो 2 इंटू 8 मतलब 16 बिट्स का है। ठीक है, तो हमको पता है कि सी लैंग्वेज में कि शॉर्ट इंट की जो रेंज होती है अगर हम इस 16 बिट से निकालें तो हमको ये मिलता है। दैट मीन्स कोई भी शॉर्ट इंट टाइप का वेरिएबल है तो उसके अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच के जो नंबर हैं इंक्लूडिंग दीज नंबर यही आ सकते हैं। इसके बाहर का कोई नंबर होगा तो क्या होता है, वो राउंड सर्कल में घूम करके इधर ही आ जाता है। सो दैट मीन्स हमने जैसे इस एक्सप्रेशन को इवेल्यूट किया तो हमें दिया गया है ए इक्वल टू ये लाइन। ठीक है, ये लाइन। अब इसमें मल्टीप्लाई प्लस में सबसे पहले मल्टीप्लाई को हम ऑपरेट करेंगे तो हमारा है 30 इंटू 1000 प्लस दिस। अब हम इसको ए इक्वल टू इस प्लस करेंगे इस लाइन को तो हमको ये मिल गया 32768। लेकिन ये मैथ्स में तो करेक्ट है, ये तो नॉर्मल एक्सप्रेशन है मैथ्स के लिए, लेकिन हमको सी के कंपाइलर के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अब सी में शॉर्ट इंट की रेंज इतनी होती है, शॉर्ट इंट में ये वाला नंबर तो आता ही नहीं है क्योंकि ये नंबर क्या है +32768 इस टोटल रेंज से बाहर है। तो जैसा हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है डेटा टाइप की कि जब ऐसा होता है कि ये नंबर बाहर चला जाता है तो क्या होगा, तो जैसे ये नंबर बाहर चला गया है तो ये सर्किल ऐसे घूमेगा और ये जो पहला नंबर है ये वाला नंबर स्टोर हो जाएगा इस ए के अंदर। दैट मीन्स -32768 इस ए के अंदर बेसिकली जाएगा और अगर आप इस ए को प्रिंट कराएंगे परसेंटाइल डी से तो आपको ये आंसर मिलेगा क्योंकि यही नंबर है जो कि आपका ए के अंदर स्टोर हो सकता है, रिप्रेजेंट हो सकता है। ये नंबर तो रिप्रेजेंट हो ही नहीं सकता है 16 बिट्स में। लेकिन अगर ये शॉर्ट इंट की जगह केवल इंट ए होता तो फिर ए की रेंज क्या हो जाती है, सी में 4 बाइट्स हो जाती। तब आपका ए के अंदर 32768 आराम से स्टोर हो जाता और आपका आंसर फिर ये वाला ऑप्शन करेक्ट होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स और आपको ये एक्सप्रेशन दी गई है और आपको बताना है कि एक्स के अंदर फाइनली क्या है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। यहाँ देखिए ये वाली लाइन को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो इसमें अगर हम देखें हमारे पास कई सारे ऑपरेटर्स हैं तो हमको प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी पता होना चाहिए किस ऑपरेटर की क्या है। तो देखिए आपके पास प्लस है, लेफ्ट शिफ्ट है, प्लस मॉड्यूलस ऑपरेटर, फिर ये -8 है और ये मल्टीप्लाई है। तो देखिए और यहाँ पर इक्वल टू भी है। तो सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस किसकी है, तो सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस आपकी ये मॉड और मल्टीप्लाई की है। लेकिन इसमें भी दोनों की तो प्रेसिडेंस बराबर है तो इन सब में हमको पहले किसको इवैल्यूएट करना पड़ेगा, जो भी हमारा लेफ्ट से पहले आ रहा है। तो एसोसिएटिविटी के अकॉर्डिंग 17 मॉड 8 सबसे पहले आपका इवैल्यूएट होगा फर्स्ट नंबर पे। तो मॉड ऑपरेटर हमको क्या देता है, रिमाइंडर। तो 17 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलता है
1। अब क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ माइनस लग जाएगा, लेकिन आपको पता है सी में मॉड ऑपरेटर क्या करता है, जो भी न्यूमरेटर का साइन होता है वही आपका फाइनल आउटपुट में आता है। तो 17 बाय -8 करने से 17 में तो पॉजिटिव है, 17 इज अ पॉजिटिव नंबर, तो आपका पॉजिटिव 1 आएगा। अगर यहाँ 17 के आगे -17 होता, मतलब ये एक नेगेटिव नंबर होता -17, तब आपका यहाँ -1 आता। ठीक है, तो इसलिए हमारा केवल 1 आएगा। मैंने ये 1 लिखने के बाद सारी स्टेटमेंट को ऐसे लिख दिया। नाउ अब हमारा मल्टीप्लाई इवेल्यूट होगा, तो 1 × 2 2 आ गया। अब हमारे पास प्लस लेफ्ट शिफ्ट, और प्लस में किसकी जगह प्रेसिडेंस है, प्लस की, तो हम प्लस में सबसे पहले इसको इवेल्यूट करेंगे। 1 + 3 4, 4 लेफ्ट शिफ्ट 2 + 2, ऐसे ही हमने कॉपी कर दिया। नाउ 2 + 2 4, एंड ये हमको पता है इसका क्या मतलब होता है, ये इक्वलेंट होता है 4 × 2 टू द पावर ये। सो इसका मतलब है 4 × 2 टू पावर 4 16, एंड 16 4 जा 64। तो हमारा फाइनल आंसर आया x = 64। ये हमारा स्मॉल x है बेसिकली 64। x फ्लोट है, तो यहाँ से जो 64 आया वो यहाँ टाइप कास्ट हो जाएगा, इम्प्लिसिटली टाइप कास्ट, और x में हमारा आएगा 64.000 फ्लोट में बन करके। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि ये जो कोड दिया गया है इसका क्या आउटपुट आएगा, और अगर इसमें एरर है तो वो आपको बतानी है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो चलिए देखते हैं कि हमारा ऑप्शन सी कैसे करेक्ट आंसर है। तो देखिए मेरे को एक बी वेरिएबल दिया गया है फ्लोट टाइप का, और मैंने सबसे पहले किया b = 14/3। तो मुझको क्वेश्चन कितना मिलेगा, 14 को 3 से डिवाइड करके, 3 4 जा 12, तो मुझको 4 मिलेगा। अब क्योंकि b एक फ्लोट है, तो जो यहाँ से आपका 4 आया है, इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर करके 4 आएगा, तो 4 यहाँ पर इम्प्लिसिट टाइप कास्ट हो जाएगा, और b में बन जाएगा वो फ्लोट। तो मेरा यहाँ पर 4.00 स्टोर होगा, 6 जीरो स्टोर हो जाएंगे। अब मैंने यहाँ b को प्रिंट कराया है, और परसेंटाइल 0.2 ऐसे कराया है। 0.2 का मतलब पॉइंट के बाद केवल 2 डेसिमल प्लेसेस तक मुझे को आंसर प्रिंट करना है, तो इसलिए मेरा आंसर आएगा इसका 4.20। ठीक है, अगर केवल परसेंटाइल f करेंगे तो आपका 6 जीरो तक पूरा आंसर आएगा। नेक्स्ट इज b = ये लाइन, तो यहाँ पर देखिए फ्लोट 14/3 प्लस 14/3। तो ये जो फ्लोट है ये आपको पता है ये क्या कर रहा है, ये एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कर रहा है। ये इस 14 को टेम्पररी टाइम के लिए फ्लोट में कन्वर्ट कर रहा है, तो ये 14 क्या बन जाएगा, 14.0। हम इस लाइन को क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए डिवाइड प्लस डिवाइड, सबसे ज़्यादा किसकी प्रेसिडेंस होगी, डिवाइड की, और डिवाइड भी 2 बार है, तो हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं। सबसे पहले हम इसको इवैल्यूएट करेंगे, और ध्यान देने की बात है ये जो टाइप कास्टिंग ऑपरेटर है ये यूनिटरी ऑपरेटर होता है, इसलिए सभी ऑपरेटर से पहले मैंने इसी ऑपरेटर को अप्लाई किया और 14 को पहले टाइप कास्ट कर दिया 14.0 में। तो देखिए अब 14.0 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमको एक पूरा फ्लोट आंसर मिलेगा। तो देखिए हमने 3 4 जा 12 किया, देन 20 पॉइंट लगाया, 3 6 जा 18 एंड सो ऑन, तो इसके आगे 666 लगता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको 4.666 या हम कह सकते हैं 4.67 पूरा मिलेगा, क्योंकि फ्लोट हमारा ये 14.0 है, तो फ्लोट बाय इंटीजर आपका टोटल फ्लोट मिलेगा, जबकि यहाँ पर ये दोनों इंटीजर थे, तो आपका जो पॉइंट के बाद वाला पार्ट था वो कट हो जाएगा। तो यहाँ से हमको आया 4 पॉइंट आप कह सकते हैं 67 प्लस अगेन यहाँ से 14/3 से केवल आपको 4 मिलेगा, क्योंकि दोनों इंटीजर हैं, तो आपका यहाँ 4 आया। अब क्या होगा, ये बेसिकली आपका इंट है, ये आपका फ्लोट है। ठीक है, तो ये भी कुछ समय के लिए क्या बन जाता है, फ्लोट। ये हमने देखा था कि जो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग थी उसमें ऑटोमेटिक कन्वर्जन होता है, तो आपका एक्सप्रेशन में ये वाला भी फ्लोट बन जाएगा अपने नेबर के अकॉर्डिंग 4.0। लेकिन आंसर तो आपका अभी भी क्या आएगा, 8.67, है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ पर फ्लोट बन गया तो ये 0.67 जो यहाँ पे था वो यहाँ पर दोबारा आ जाएगा 4.67 बन जाएगा, नहीं वो नहीं आएगा, केवल 4 का फ्लोट बना कुछ समय के लिए। तो 8.67 आपका इस बी से आंसर आ गया। तो यहाँ से हमारा आया 8.67, क्योंकि 2 डेसिमल प्लेसेस तक है। अब इससे क्या आएगा, अब ये देखिए ये ब्रैकेट इसका है, ये ब्रैकेट इसका है, और ये इसका है। सो दैट मीन्स ये वाला ब्रैकेट ये सबसे आउटर वाले का है। तो इसमें देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये वाली लाइन को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, इंट ऑफ 3.5 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स ये 3.5 इंट में कन्वर्ट हो गया है, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग हो गई है। दैट मीन्स ये बन जाएगा
3। क्यों? एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग की वजह से। अब डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा, ठीक है? और उसके बाद ये बाहर लगा हुआ है फ्लोट, ठीक है? तो अब हमको 3/2 करना पड़ेगा। इंटीजर अपॉन इंटीजर, इंटीजर आएगा तो 3/2 का क्वोशिएंट 1 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन आपको सी में केवल 1 मिलेगा, ठीक है? यहाँ से। अब इसके आगे आपने फ्लोट लगा दिया। अब ये फ्लोट क्या कर देगा? फिर से इसको टाइपकास्ट कर देगा किसमें? इस फ्लोट में। तो ये 1 का क्या बन जाएगा? 1.0, तो 1.000 बन गया, ठीक है? और आपको इसने परसेंटाइल 0.2 ऐसे प्रिंट कराया है, तो इसलिए केवल 2 जीरो तक आएगा, 1.00। तो इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो ये हमको कोड दिया गया है और हमको बताना है ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी लाइन, इन सबसे फाइनली ए में क्या आंसर आएगा, और अगर इससे भी कुछ आंसर आ रहा है तो वो भी हमको बताना है इन ऑप्शन में से। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। देखिए हमें को a इक्वल टू 25 इनिशियली दिया गया है, तो यहाँ पर हमको दिख रहा है यहाँ कंडीशनल ऑपरेटर यूज हुए हैं, और 2 बार कंडीशनल ऑपरेटर यूज हुए हैं, क्वेश्चन मार्क कॉलन एक बार एंड अगेन क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन। आपको पता है कंडीशनल ऑपरेटर की जो एसोसिएटिविटी होती है वो राइट टू लेफ्ट होती है। सो दैट मीन्स ये वाला जो है कंडीशनल इन दिस, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पर आपके ये 2 डॉट होंगे एंड देन उसके बाद आपका ये टोटल, ठीक है? तो आप ऐसे एसोसिएटिविटी दिखा सकते हैं। लेकिन जब ये कंडीशनल ऑपरेटर एक्चुअल में इवैल्यूएट होता है, तो ऐसा नहीं होगा कि ये ब्रैकेट ये पहले इवैल्यूएट हो जाएगा, ठीक है? फिर ये वाला बाहर वाला ब्रैकेट इवैल्यूएट होगा। तो एसोसिएटिविटी का एक्चुअल में ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन से ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। जो ये कंडीशनल ऑपरेटर इवैल्यूएट होता है, ये बेसिकली इवैल्यूएट इस तरह से होता है, पहले बाहर वाला इवैल्यूएट होगा। दैट मीन्स सबसे पहले आप इसको इवैल्यूएट करेंगे, 8 + 2 राइट शिफ्ट 7, ठीक है? जो भी यहाँ से आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग आप आगे चलेंगे। 8 + 2 10 एंड 10 राइट शिफ्ट 7। आपको पता है इसका मतलब होता है 10 को 2 की पावर 7 से डिवाइड कर दो, एंड 2 की पावर 7 होता है 128, तो 10/128 आपका सिंपल 0 आएगा। यहाँ से 0 आया, इसका क्या मतलब है? आप इस वाली लाइन को छोड़ देंगे और कॉलन के इस अगली वाली लाइन पर जाएंगे। अब कॉलन के अगली वाली पर क्या लिखा हुआ है? कॉलन के अगली वाली पर ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट है, ठीक है? कॉलन का जो नेक्स्ट पार्ट है वो केवल इतना नहीं है, क्योंकि हमने क्या लगाया था अभी? एसोसिएटिविटी रूल लगाया था, उसके अकॉर्डिंग ये पूरा का पूरा चीज एक एक्सप्रेशन मानी जाएगी। इस कारण से आप इस पूरी स्टेटमेंट पर जाएंगे। तो ये फॉल्स होने पर आप चले गए यहाँ पर। अब इसको इवैल्यूएट करिए। इसमें कहा गया है पहले आप 9 ग्रेटर देन 7 इवैल्यूएट करिए। 9 ग्रेटर देन 7 होता है, ये तो होता है, ये ट्रू आया। अब ट्रू आया तो आप इस वाली स्टेटमेंट पर आ जाएंगे, इसको इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ पर ये प्रिंटफ वाली लाइन लिखिए, ये अपना काम करेगी एज नॉर्मल। तो ये कह रहा है ऑसम प्रिंट होगा, एंड देन यहाँ पर प्लस प्लस ए लिखा है, यहाँ से आंसर इधर प्रिंट होगा, यानी पेस्ट हो जाएगा। प्लस प्लस ए का मतलब ए को पहले इंक्रीमेंट कर दो, तो ए की वैल्यू 25 है, तो इस लाइन का क्या मतलब होता है? ए इक्वल टू ए प्लस 1, ए को इंक्रीमेंट कर दो और ए में यानी मेमोरी में नई वैल्यू को अपडेट कर दो। तो 25 + 1 26, तो यहाँ से ए में 26 आ जाएगा। दैट मीन्स आपकी मेमोरी में 26 अपडेट हो जाएगा, और यहाँ से ये जो 26 जनरेट हुआ वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा। ऑसम 26 आपका पहली बार प्रिंट होगा, तो आपका ऑसम 26 इस प्रिंटफ से आया। अब आपकी ये वाली लाइन पूरी खत्म हो गई। अब आप नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, प्रिंटफ ए की वैल्यू प्रिंट कर दो। ए की वैल्यू मेमोरी में देखिए क्या हो चुकी है? 26, क्योंकि आपका यहाँ पर कौन सा ऑपरेटर था? प्लस प्लस, और इसने एग्जीक्यूट कर दिया था, तो यहाँ से ए की वैल्यू आएगी 26। तो ये 26 आपका इस थर्ड लाइन से आ गया। तो योर फाइनल आंसर इज ऑसम 26 स्पेस 26। सो आई होप आपको कुछ इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपको कई सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और सी प्रोग्रामिंग की एक प्लेलिस्ट भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।